हेलो एवरीवन। मैं ज्योति शर्मा हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए क्लास 10th का थर्ड चैप्टर लेके आई हूँ जिसका नाम है मेटल और नॉन मेटल्स। ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए है। इसमें मैंने कुछ मोस्ट कंटेंट हैं और कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो आपके पुराने पेपर में आए हैं। तो आज मैं आपके लिए उन्हें लेकर आई हूँ। उन्हें देखने के लिए हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलिए बिना देर करते हुए हम अपने चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए आपके चैप्टर का नाम है मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल एंड नॉन मेटल, आपको पता है मेटल क्या होती है? धातु। और नॉन मेटल अधातु, है ना। मेटल एंड नॉन मेटल, धातुएं और अधातुएं। इसमें एक और होता है बेटा, मेटालॉइड्स। क्या होता है? मेटालॉइड्स। METALLOIDS, मेटालॉइड्स। इन्हें हम कहते हैं उपधातु। उपधातु ये अभी आपके चैप्टर में नहीं आई है, ये 11th क्लास में आएगा। वैसे अभी फिलहाल आपका सिर्फ इतना ही है, मेटल और नॉन मेटल्स, धातु एवं अधातु। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बेटा आपकी टेबल है, पीरियोडिक टेबल है, सबको पता है। मैंने उस दिन भी आपको बोला था फर्स्ट क्लास में कि आप इनको याद कर लेना, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है इसको याद करना। आपको पता कैसे चलेगा कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, या लिथियम का क्या है, बेरिलियम का क्या है, मैग्नीशियम का क्या है, सोडियम का क्या है। तो मैंने आपको सिर्फ इतना बोला था कि आप यहाँ तक 30 तक याद कर लीजिए, सिर्फ इतना इतना बोला था मैंने आपको कि आप सिर्फ इतना याद कर लीजिए 30 तक, है ना। ये ज़रूरी है। 1H हाइड्रोजन, 2H हीलियम, 3Li लिथियम, 4B बेरिलियम, 5B बोरॉन, 6C कार्बन, 7N नाइट्रोजन, 8 ऑक्सीजन, 9F फ्लोरीन, 10Ne नियॉन। ठीक है, अब मुझे आपको मैंने ये इसलिए लिया है ये डायग्राम, ताकि मैं आपको ये बता सकूँ कि मेटल कौन से हैं और नॉन मेटल कौन से हैं। बेटे जो आपको स्काई ब्लू में दिखाई दे रहे हैं ना, स्काई ब्लू में ये यहाँ तक, ये इतना, ये आपके क्या हैं? ये सब ये आपके नॉन मेटल हैं। और ये जो पिंक कलर में है ये तो आपके स्काई ब्लू वाले मेटल हैं, और जो पिंक कलर के हैं ये क्या हैं? नॉन मेटल्स। अभी मैंने बताया था आपको मेटालॉइड्स। ये जो येलो कलर के हैं ये आपके मेटालॉइड्स हैं। मेटालॉइड्स आपके पास 6 हैं। ठीक है, बाकी सब इधर वाले नॉन मेटल्स हैं और इधर वाले मेटल्स हैं, ब्लू वाले। ठीक है, और याद बेटा इनको ज़रूरी कर लेना, क्योंकि बिना इनको याद किए एटॉमिक नंबर को आपको पता कैसे चलेगा कि किसको क्या कहते हैं, एच को क्या कहते हैं, Li को क्या कहते हैं, Na को क्या कहेंगे, के को क्या कहते हैं। किसी को पता है के को क्या कहते हैं? किसी को पता हो तो मुझे कमेंट में बताइए क्या कहते हैं के को। के को पोटेशियम कहते हैं। ठीक है, चलिए, या फिर CO को क्या कहते हैं, Cu को क्या कहते हैं। ठीक है, चलो सबसे इजी 30 का Zn को क्या कहते हैं, मुझे कमेंट में बताएं ज़रा, देखती हूँ किस किस को पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है मेटल वर्सेस नॉन मेटल। क्या है बेटा? मेटल वर्सेस नॉन मेटल। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही है इस चैप्टर में, और इसको चैप्टर में से वाला क्वेश्चन आया भी है। अभी मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराऊंगी, तब देख लेना आप, उसमें है ये। ठीक है, तो मेटल क्या है और नॉन मेटल क्या है, मतलब कि धातु क्या है और अधातु क्या है, इन दोनों में फ़र्क क्या है, पता कैसे चलेगा। जैसे हमने एसिड बेस और सॉल्ट वाला चैप्टर किया था, तो मैंने बताया था एसिड और बेस में क्या फ़र्क है ना। ऐसी धातु और अधातु में मैं आपको पहले कुछ बता देती हूँ अपनी तरफ से, फिर करते हैं आगे। देखो बेटा, धातुएं क्या होती हैं? धातु जो होती हैं आपकी बहुत ही सॉलिड होती हैं, हार्ड होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं, जो आपकी धातुएं होती हैं। और जो आपकी अधातुएं होती हैं ना, वो बहुत ही नरम, कोमल और बहुत ही ऐसी होती हैं। ठीक है, जरासे से ही टूट जाती हैं। ठीक है, बहुत ही सॉफ्ट होती हैं बहुत। ठीक है, और ये जो आपकी धातुएं होती हैं ना, आपकी धातुएं बहुत लचीली होती हैं बहुत। इनको कितना भी लंबा करते चले जाओ आप, तन्य धातुएं होती हैं ना, तन्य धातुएं, इनको कितना भी लंबा खींचते चले जाओ, लंबी होती चली जाती हैं ये। लेकिन ये जो नॉन मेटल्स होती हैं ना, वो टूट जाती हैं, उनको ज़्यादा खींचेंगे ना तो टूट जाएंगी वो।
ठीक है। और जो मेटल्स हैं उनका काफ़ी उच्च घनत्व होता है, हाई डेंसिटी होती है इनकी धातुओं की। अभी मेटल्स है, कठोर है, जब तक उसको उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट नहीं मिलेगा उसको, तो तक वो टूटेगी नहीं, पिघलेगी नहीं, है ना। अब जब इतनी स्ट्रांग है तो उसको हाई चाहिए ना, हाई बॉइलिंग पॉइंट चाहिए, हाई मेल्टिंग पॉइंट चाहिए, ठीक है। और हाई ही डेंसिटी होती है इसकी। और नॉन मेटल्स क्या है, नरम होते हैं, कोमल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, तो उनको ज़्यादा नहीं चाहिए बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट, ज़्यादा नहीं चाहिए उनको, लो पे काम चल जाता है, ठीक है। और ये जो धातुएं होती हैं ना वो आवाज़ नहीं करते ज़्यादा, ये ध्वनि युक्त होती हैं, ज़्यादा आवाज़ नहीं करते, ठीक है। और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो काफ़ी आवाज़ करते हैं, बहुत, ठीक है। चलिए तो हम पढ़ते हैं अपना पहला, देखो मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन टू बिकम पॉजिटिव आयंस। ये जो मेटल्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, जो पॉजिटिव आयंस को रिलीज कर देते हैं, जाने देते हैं उनको, क्योंकि इनके पास मेटल्स हमेशा, इनके पास एक ना एक इलेक्ट्रॉन फालतू ही होगा, एक दो तीन, कुछ इनके पास इलेक्ट्रॉन हमेशा फालतू ही रहता है। तो उसको क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं उस इलेक्ट्रॉन को, जिससे बनता है, क्या बनता है, पॉजिटिव आयन, जिसे हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव आयन। जब कोई मेटल अपना आयन दे देता है तो हम उसे क्या कहते हैं, पॉजिटिव आयन, जिन्हें हम कैटायंस भी कहते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, कैटायंस। ध्यान रखना, जब इलेक्ट्रॉन जा रहा है, वो दे रहा है, तो वो आयन पॉजिटिव हो गया। जैसे मानो एन है, एन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया किसी को, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इस चार्ज को हम क्या कहते हैं, इससे हम क्या कहेंगे, कैटायन। क्या कहेंगे बेटा, कैटायन, ठीक है। और जैसे नॉन मेटल्स में क्या होता है, नॉन मेटल जो होता है हमेशा इलेक्ट्रॉन लेगा, वो दूसरे से मांगेगा कि मुझे दे दे, मुझे दे दे, तो गेन इलेक्ट्रॉन्स टू बिकम नेगेटिव आयन, तो उसके ऊपर क्या चढ़ जाएगा, नेगेटिव आयन हो जाएगा, क्योंकि उसने लिया है दूसरे से तो वो नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, एनायंस, ठीक है। जैसे कि Cl, ये क्या बेटा आपका नॉन मेटल है, तो इस पे माइनस का चार्ज है, ये रहा माइनस का चार्ज, तो ये हम इसे क्या बोलेंगे, ये एनायन बोलेंगे क्लोरीन को। क्लोरीन क्या है हमारा, क्लोरीन कैसा आयन है, एनायन है। और ये सोडियम Na कैसा एनायन है, कैटायन है, ठीक है। याद रखो, अगर आपका पॉजिटिव आयन है, पॉजिटिव है तो कैटायन, और नेगेटिव है तो एनायन। पॉजिटिव कब होगा, जब वो अपना आयन दे रहा हो, ठीक है। और नेगेटिव कब होगा, जब वो आयन ले रहा हो। मेटल्स हमेशा देते हैं और नॉन मेटल्स हमेशा लेते हैं, ठीक है। अब वो कैसे देते हैं और कैसे लेते हैं ये और देख लो। देखो, जैसे कि हमारे पास मान लो हमने ले लिया, सोडियम ले लिया, ठीक है। सोडियम में हमारा Na, ठीक है। Na का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11, अभी बताया था, इसीलिए कहती हूँ बेटा याद कर लो। देखो जैसे कि ये रहा एटॉमिक नंबर हमारा, ये रहा Na का कितना है, 11, ठीक है। और Cl का कितना है, 17। यही तो दिखाए थे अभी मैंने दोनों, ये मेटल है, ये नॉन मेटल है। तो चलिए करते हैं आगे। देखो Na 11 Na, तो इनका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, जो हम बनाते हैं, तो पहले हम कैसे बनाते हैं, हमारे पास एक इस प्रकार के वो होते हैं, ऐसे इसकी कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। ये तो जो पहली वाली में होता है अंदर, इसमें कितने होते हैं, 2। दूसरी वाली में कितने होते हैं, 8। फिर तीसरी वाली में कितने होते हैं, 8। इसी तरीके से इनका एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो इन्हें हम कैसे लिखते हैं, देखो जैसे 11 Na है, पहले 2 फिर 8, कितने हो गए, 2 और 8 10। अब कितना बचा, 1। इसके पास एक एक्स्ट्रा है तो ये किसी को दे देगा, ये दे देगा। जैसे कि मैंने ले लिया 6C कार्बन ले लिया मैंने, ठीक है। तो पहले 2 और फिर 4 6, इसके पास कितने की कमी है, 8 करने के लिए 4 की, तो ये इससे भी ले लेगा, कोई और होगा तो उससे भी ले लेगा, तो इस पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। नॉन मेटल्स पे हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है, और जो मेटल्स होते हैं उस पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि हमेशा देते हैं। इसके पास तो भाई पूरा हो गया, इसकी बाहर की कोशिका भर गई वो, तो ये एक का क्या करेगा, बोलेगा चल तू ले ले, मैं क्या करूँगा इसका, है ना। ऐसे ही होता है। चलिए दूसरा देखिए, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ये क्या होते हैं, मेटल्स जो होते हैं सारे वो कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं, अभी बताया था मैंने आपको। लेकिन 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 इसमें क्या है कि आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, इन सब में कोई ना कोई अपवाद जरूर होता है, एक्सेप्शन जरूर होता है, एक ना एक अपवाद इसमें जरूर होगा।
क्यों भाई, अब सारे मेटल्स तो सॉलिड नहीं हो सकते, है ना, ऐसा भी नहीं कह सकते हम। एक मेटल है मर्क्यूरी, ये क्या होता है, ये बहुत सॉफ्ट होता है मर्क्यूरी। तो इसका जो एक अपवाद है वो क्या है बेटा, मर्क्यूरी है। अगर पेपर में पूछता है कि ऐसा कौन सा मेटल है जो सॉलिड नहीं है, तो आप क्या लिखोगे, मर्क्यूरी। और ध्यान रखना, अपवाद ही पूछता है वो, क्योंकि अपवाद एक दो ही होते हैं, सारे तो नहीं पूछेगा वो। अब एक आध भी पूछेगा तो वो अपवाद है। उसने पूछ लिया कि बताओ ऐसा कौन सा मेटल है जो कि काफी नरम है, मर्क्यूरी है भाई, है ना। इधर मे बी सॉलिड, नॉन मेटल में क्या होते हैं, सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं और गैस में भी होते हैं। सॉलिड कौन कौन से हो गए, एक कार्बन है, एक सल्फर है, ये कैसे हो गए, सॉलिड। लिक्विड क्या हो गया, ब्रोमाइन, ब्रोमाइन जो हो गया आपका वो लिक्विड हो गया। और क्लोरीन और ऑक्सीजन क्या हो गई, आपकी गैस हो गई। इनको याद रखना जरूरी है, लेकिन ये मर्क्यूरी जरूर याद रखना आप, ये पेपर में काफी बार पूछा गया है, ठीक है। अपवाद। नेक्स्ट, ये क्या है, लस्टर्स, मतलब शाइनिंग। जो धातुएं होती हैं वो बहुत ही चमकीली होती हैं, चमकती हैं वो, ठीक है। लेकिन नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स चमकते नहीं हैं। सिर्फ एक ही नॉन मेटल ऐसा है जो चमकता है, वो क्या है, आयोडीन। आयोडीन में चमक होती है, ध्यान रखना, ठीक है। सिर्फ आयोडीन ही ऐसा है जिसमें चमक होती है, वरना सारे नॉन लस्टर्स होते हैं, नॉन मेटल्स सारे चमकीले नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग, अभी बताया था स्ट्रॉन्ग है, हार्ड है ना। बात तो वही है, स्ट्रॉन्ग है, सॉलिड है, हार्ड है, एक ही बात है। लेकिन इनमें कुछ ऐसे भी होते हैं जो मतलब नरम भी होते हैं, जैसे कि अभी इसमें सॉलिड मैंने बताया था मर्क्यूरी, रूम टेम्परेचर पर क्या है, मर्क्यूरी। और इसमें है, इनका अपवाद क्या है, सोडियम और पोटेशियम, इन दोनों को भी याद रखना। एक मर्क्यूरी हो गया आपका, एक सोडियम हो गया आपका, और एक पोटेशियम हो गया आपका। ये जो तीन हैं आपके, ये जो हैं ये स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। सारे मेटल्स स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग और हार्ड नहीं होते हैं, ये नरम होते हैं, ठीक है। ब्रिटल, नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, नरम। सॉफ्ट, सॉफ्ट होते हैं सारे, कैसे होते हैं बेटा, सॉफ्ट होते हैं। लेकिन नॉन मेटल्स में एक आता है डायमंड आपका, ध्यान रखना, क्या आता है, डायमंड। जो डायमंड होता है ना, कि आपको सबको पता है डायमंड तो कठोर ही होता है, सबको दिखाई देता है डायमंड कितना कठोर होता है ना। तो इसीलिए याद रखना। चलिए मैं दोबारा से बता देती हूँ, एक मर्क्यूरी, एक सोडियम और एक पोटेशियम, ये है तो मेटल लेकिन है कैसे, नरम। और इधर एक है आपका ये डायमंड, ये है तो नॉन मेटल लेकिन ये कैसा होता है, कठोर होता है, याद रखो, ठीक है। मेटल्स कठोर होते हैं, नॉन मेटल्स नरम होते हैं। लेकिन इसमें एक दो तीन अपवाद भी हैं, ये भी अपवाद है डायमंड। तो ये जो अपवाद ही पूछता है पेपर में, ठीक है, ये नहीं पूछेगा आपको कि मेटल्स क्या, कौन कौन से मेटल्स कठोर होते हैं, ये पूछेगा कि कौन सा मेटल ऐसा है जो नरम होता है, या कौन सा नॉन मेटल ऐसा है जो कठोर होता है, ठीक है। नेक्स्ट, मेलिएबल, ड्राई इनटू शीट्स। मेलिएबल का मतलब क्या होता है, लचीला। क्या होता है बेटा, लचीला, ये बहुत ही लचीले होते हैं, ठीक है। और नॉन मेटल्स लचीले नहीं होते हैं। बस मेटल्स याद रख लो, नॉन मेटल तो अपने आप हो जाएंगे, क्यों, बिल्कुल अपोजिट है एक दूसरे के ये, ठीक है। नेक्स्ट, डक्टाइल, डक्टाइल मतलब तन्य धातु है, मैंने ये बताया ना, कितना भी खींच लो ये टूटती नहीं है मेटल्स, लेकिन नॉन मेटल्स टूट जाती हैं, ज्यादा खींचोगे ना तो टूट जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब भाई हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्यों है, क्योंकि धातुएं आपकी कठोर होती हैं। अब जब कठोर हैं तो भाई टूटने में टाइम तो लगेगा, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट तो चाहिए उसको, गलनांक और क्वथनांक तो उसका फिर ज़्यादा करना पड़ेगा। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, क्वथनांक और गलनांक, ठीक है, सबको पता है वैसे तो, क्वथनांक और गलनांक, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट क्वथनांक, ठीक है बेटा। इनका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है, क्यों होता है इनका उच्च क्वथनांक और गलनांक, क्योंकि ये कठोर होती हैं, इसलिए इसलिए इन्हें टूटने में ज़्यादा वक्त लगता है, इनको पिघलने में टाइम लगता है, इसलिए हाई लेते हैं, एकदम उच्च लेते हैं। और ये जो होती हैं नॉन मेटल्स, ये नरम होती हैं, तो इनको तो लो में ले सकते हैं, लो ले लो, कोई भी नॉर्मल सा गरम कर लो, उनका हाई नॉर्मल कर लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है।
इसमें एक्सेप्शन क्या है, डायमंड। वही जब डायमंड कठोर है तो वही ज़्यादा तो लगेगा, तो इसका एक्सेप्शन क्या हो गया, डायमंड। और इनका क्या हो गया, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, नेक्स्ट और देख लो आगे, और भी प्रॉपर्टीज हैं इसकी कुछ। हाई डेंसिटी, अब जब ये हैवी एलिमेंट है तो हाई डेंसिटी तो होगी भाई, उच्च घनत्व तो होगा जब हाई डेंसिटी है उनकी। तो जब हैवी एलिमेंट है, कठोर है, एकदम स्ट्रॉन्ग है ना। और नॉन मेटल तो लाइट एलिमेंट होते हैं, नरम होते हैं, तो लो डेंसिटी चल जाएगी उनकी। ठीक है, निम्न घनत्व। ठीक है, निम्न घनत्व। नेक्स्ट, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, ये जो होते हैं ये बिजली के अच्छे संवाहक होते हैं, बिजली की और आग के, हीट के अच्छे संवाहक होते हैं ये। ठीक है, लेकिन इसमें एक लेड सीसा ऐसा है जो गुड का पुअर कंडक्टर है हीट का। किसका, हीट का, इलेक्ट्रिसिटी का नहीं है, हीट का। याद रखना, जो सारे मेटल हैं वो गुड कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी और हीट के, लेकिन लेड, पीबी, सीसा ऐसा है जो कि हीट का गुड कंडक्टर नहीं है। ठीक है, और ये सारे पुअर कंडक्टर हैं। एक इसमें क्या है, सिर्फ एक ही इसमें ऐसा है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट सबको पता है, ग्रेफाइट क्या होता है, ग्रेफाइट। हमने ग्रेफाइट का पत्थर मोस्टली घरों की किचन में लगा होता है, किचन की जो स्लिप होती है ना उनमें लगा होता है, ग्रेफाइट का पत्थर लगा होता है ना। वही वो जो होता है ना वो पुअर कंडक्टर है। वो कैसा है, वो पुअर कंडक्टर नहीं है, उसको भी गुड, वो गुड कंडक्टर है उसका, इलेक्ट्रिसिटी और हीट का। ठीक है, सारे नॉन मेटल्स पुअर कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी और हीट के, लेकिन एक ग्रेफाइट ही ऐसा है जो गुड कंडक्टर है। ग्रेफाइट कैसा है, गुड कंडक्टर है। ठीक है, नेक्स्ट, सोनोरस। सोनोरस मतलब ध्वनि युक्त। ये जो ध्वनि युक्त होते हैं, बताया था मैंने भी आपको, ज़्यादा आवाज़ नहीं करते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स बहुत खट्ट 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 ऐसे करते रहते हैं। ठीक है, बहुत आवाज़ करते हैं। नेक्स्ट, लाइज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑन द पीरियडिक टेबल। अभी मैंने आपको पीरियडिक टेबल बताई थी, उसमें लेफ्ट साइड में सारे मेटल्स थे और राइट साइड में सारे नॉन मेटल्स थे। बस ये है, यही कह रहा है, लाइज ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑन द पीरियडिक टेबल, लाइज ऑन द राइट हैंड ऑन द पीरियडिक टेबल। ठीक है बेटा, इतना समझ में आ गया, मेटल्स और नॉन मेटल्स। इसमें से क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, चाहे वो किसी भी तरीके से पूछ ले, चाहे वो अपवाद पूछ ले, या दोनों में डिफरेंस पूछ ले, या सिर्फ मेटल्स की क्वालिटी पूछ ले, या नॉन मेटल्स की क्वालिटी पूछ ले। तो ध्यान रखो, मैं एक बार फिर बता देती हूँ, मेटल्स लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन को, वो सॉलिड होते हैं, चमकीले होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, हार्ड होते हैं, मेलेबल होते हैं, लचीले होते हैं, डक्टाइल तन्य होते हैं, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है, उच्च घनत्व होता है उनका, और गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी और हीट के, और सोनोरस होते हैं, ध्वनि युक्त होते हैं, और पीरियडिक टेबल में लेफ्ट साइड होते हैं। ठीक है बेटा, हो गया सबका। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। अभी हमने क्या पढ़ा था, मेटल और नॉन मेटल्स का हमने पढ़ा था आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज़। उनको हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं, जो हमने अभी तक हम पढ़ते हुए आए हैं। अब ये हमारी क्या हैं, ये हमारी हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल मतलब भौतिक परिवर्तन। फिजिकल क्या था बेटा हमारा, पहले मैंने अभी आपको पढ़ाई थी, वो थी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल मतलब भौतिक। ठीक है, अब क्या पढ़ रहे हैं हम, केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल मतलब रासायनिक, रासायनिक। ठीक है, रासायनिक गुणधर्म। ठीक है बेटा, चलिए पढ़ते हैं। देखिए, अगर मेटल के साथ आप ऑक्सीजन मिला दोगे, इसने बोला अगर मेटल के साथ ऑक्सीजन प्लस कर दोगे, जैसे कि आप मेटल कोई भी ले लो, चलो कोई भी मेटल ले लो आप, मैं ले लेती हूँ, जैसे कि मैंने ले लिया Cu, मैंने मेटल ले लिया। ठीक है, और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करानी है, O2 ले लिया मैंने, तो क्या बनेगा 2CuO। ठीक है, अब मुझे इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ भी 2 लेना पड़ेगा, क्योंकि भाई 2 Cu हैं। ठीक है, हो गया। अब जैसे आप कोई और एग्जांपल ले लो, जैसे कि मैं ले लेती हूँ 4Al + 3O2, ये मेरा मेटल हो गया, ये मेरा ऑक्सीजन हो गया, तो ये क्या बन जाएगा हमारा 2Al2O3। ठीक है, कोई भी मेटल ले लो, कोई भी ऑक्सीजन ले लो, उसका आपका मेटल ऑक्साइड ही बनेगा। याद रखो, मेटल ऑक्सीजन प्लस मेटल ऑक्साइड, सिंपल है। ऐसे ही नॉन मेटल और ऑक्सीजन तो नॉन मेटल ऑक्साइड। नॉन मेटल आप कोई भी ले लो, सी ले लो, उसकी ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर दो तो CO2। एस ले लो, के साथ क्रिया कर दो O2 के साथ तो SO2। या फिर आप N2 ले लो + 2O2 ले लो तो 2NO2 बन जाएगा। ये सारे नॉन मेटल्स हैं, मेटल्स हैं। मेटल या नॉन मेटल के साथ ऑक्सीजन की क्रिया करोगे तो मेटल ऑक्साइड या नॉन मेटल ऑक्साइड ही बनेगा। ठीक है,
नेक्स्ट देखो, मेटल की वाटर के साथ क्रिया कर दो, मेटल की किसके साथ क्रिया कर दो, वाटर के साथ, तो आपका क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड ही बनेगा या फिर मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा, लेकिन उसके साथ साथ उसमें से हाइड्रोजन निकल जाएगा। ठीक है, उसके साथ साथ उसमें से हाइड्रोजन निकल जाएगा। जैसे मेटल में कोई भी मेटल ले लेती हूँ, Cu ले लेती हूँ मेटल ही, और H2O ले लिया। ठीक है, तो इसमें से क्या निकल जाएगा हमारा, ये हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, CuO, और हमारा हाइड्रोजन ही निकल गया, H2, है ना बेटा। इसी तरीके से, लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, जो नॉन मेटल्स हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, टू इन्वॉल्व हाइड्रोजन, दे कैन नॉट गिव इलेक्ट्रॉन टू हाइड्रोजन इन वाटर। क्यों नहीं, क्योंकि आप सबको पता है जब वाटर होता है जहाँ, वहाँ जो मेटल्स हैं या नॉन मेटल कुछ भी ले लो, तो वाटर में जब मेटल होगा तो वो H आयन देगा, क्योंकि ज़्यादातर मेटल्स जो होते हैं वो एसिड के साथ क्रिया करते हैं, और एसिड आपकी क्या आयन देते हैं, H आयन देते हैं, OH आयन नहीं देते हैं, इसलिए ये वाटर के साथ क्रिया नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मेटल प्लस एसिड, मेटल प्लस एसिड, आप कोई भी एसिड ले लो और मेटल ले लो, उनके साथ आपका क्या बनेगा, ये मैं आपको पहले करा चुकी हूँ। मेटल ले लो और एसिड ले लो कोई भी, उसको मैं आपको करा चुकी हूँ पहले भी, तो क्या बनेगा, मेटल सॉल्ट बन जाएगा और हाइड्रोजन बन जाएगा, है ना। हाइड्रोजन तो खैर निकलना ही निकलना है, लेकिन नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड टू रिलीज द गैस। बताया था पहले भी आपको, जब हमने मेटल के साथ, जब मैंने पहले वाले चैप्टर में एसिड के साथ मेटल को लिया था, तब बताया था मैंने आपको मेटल सॉल्ट बनता है। देखिए अभी मैं आपको आगे बताऊंगी कैसे बनता है। चलिए नेक्स्ट, इसकी प्रॉपर्टी है मेटल प्लस सॉल्ट सॉल्यूशन। जो सॉल्ट सॉल्यूशन बनेगा हमारे यहाँ पे, जो सॉल्ट है, जो सॉल्ट सॉल्यूशन बनेगा हमारे यहाँ पे, अगर हम उसे यहाँ नीचे ले लें, यहाँ ले लेते हैं सॉल्ट सॉल्यूशन को, तो वो क्या बनेगा, मोर रिएक्टिव मेटल विल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल। जो हमारा वो सॉल्यूशन जो होता है मेटल और सॉल्ट सॉल्यूशन, जब मानो हमने इसमें से एक ए ले लिया, ये मेटल है, और बी ये सॉल्ट सॉल्यूशन है ना, ये Mb ले लिया हमने, ये सॉल्ट सॉल्यूशन है, तो ये जो हमारा स्ट्रॉन्ग है ये इसके साथ आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, Ma बन जाएगा, और प्लस बी हमारा अलग निकल जाएगा। क्यों, ये मोर रिएक्टिव है और ये लेस रिएक्टिव है, तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा, इसे छोड़ देगा। ठीक है, सेम टू सेम वही कहानी नॉन मेटल में है, नॉन मेटल प्लस सॉल्ट सॉल्यूशन, तो मोर रिएक्टिव नॉन मेटल विल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव को। जो नॉन मेटल है जो मोर रिएक्टिव है वो डिस्प्लेस कर देता है किसको, लेस वाले को। ठीक है, जिसमें कम होता है। नेक्स्ट, मेटल के साथ क्लोरीन जोड़ दोगे तो मेटल क्लोराइड, मेटल के साथ हाइड्रोजन जोड़ दोगे तो मेटल हाइड्राइड। ऐसे ही नॉन मेटल में है नॉन मेटल क्लोराइड और नॉन मेटल हाइड्राइड। इसी प्रकार से देखिए, जैसे मैं आपको आगे दिखा देती हूँ, हम मेटल्स के साथ हमने पहले ऑक्सीजन की क्रिया की थी ना, मेटल विद ऑक्सीजन, तो मेटल के साथ ऑक्सीजन की आप क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड। जैसे कि मैंने अभी लिया था आपको Cu और ऑक्सीजन, तो 2Cu बन गया, फिर Al3O2 लिया था तो Al2O3 बन गया, है ना। यही तो किया था हमने अभी। ये मेटल्स हैं और ये आपके ऑक्सीजन्स हैं, जब इन्हें आप बनाओगे तो मेटल ऑक्साइड बन जाते हैं। याद रखना, मेटल के साथ ऑक्सीजन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल के साथ ऑक्सीजन नॉन मेटल ऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट, नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड। यहाँ से क्वेश्चन आता है, नेचर कैसा है, प्रकृति कैसी है मेटल ऑक्साइड की। ये जो मेटल ऑक्साइड बनते हैं हमारे, उनकी प्रकृति कैसी है ये पूछा है। तो ये कैसे होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। क्या होते हैं बेटा, ये इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। ठीक है, और देखिए आगे, ओनली सर्टेन मेटल ऑक्साइड डिजोल्व इन वाटर। केवल कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे हैं जो डिजोल्व होते हैं वाटर में और क्या बनाते हैं, एल्काइल्स बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड। ऐसे सिर्फ कुछ ही मेटल ऑक्साइड हैं जो वाटर में डिजोल्व हो जाएंगे, और वो वाटर में डिजोल्व होकर क्या बनाते हैं, एल्काइल्स बनाते हैं, जैसे कि सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड। जैसे कि हमने ले लिया, ये मेटल ऑक्साइड है, ये हमने वाटर ले लिया। ठीक है, तो हमारा ये क्या बन गया, सोडियम ऑक्साइड। ऐसे नीचे पोटेशियम ऑक्साइड ले लिया और हमने वाटर ले लिया। ठीक है, तो इसका एक्वा सॉल्यूशन बन गया, ये रहा। याद रखना, मेटल ऑक्साइड जब भी नेचर में पूछे उसको तो इनसॉल्युबल है वाटर में। मेटल ऑक्साइड की प्रकृति कैसी है, इनसॉल्युबल है वाटर में, लेकिन सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड के साथ ये डिजोल्व हो जाता है।
ठीक है, इतना याद रखना बस। नेक्स्ट देखो, अभी हमने रिएक्ट किया था नॉन मेटल को ऑक्सीजन के साथ, बताया था मैंने क्या बनेगा, नॉन मेटल ऑक्साइड C+O CO2, S+O2 SO2, N2+2O2 2NO2। ये सब क्या है, ये सब नॉन मेटल है, ये सब ऑक्साइड है, तो क्या बनेगा, नॉन मेटल ऑक्साइड। ठीक है, नॉन मेटल ऑक्साइड आर सोल्यूबल। ये कैसे होते हैं बेटा, ये सोल्यूबल होते हैं वाटर में। कैसे होते हैं, सोल्यूबल होते हैं नॉन मेटल्स। जो नॉन मेटल ऑक्साइड है, ये जो आपके नॉन मेटल ऑक्साइड है ना, ये वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं अच्छे से। दे डिजोल्व इन वाटर टू फ्रॉम एसिड। और क्या बनाते हैं ये, एसिड। जैसे कि हमने यहाँ SO2 है, ये SO2 ले लिया हमने, उसके साथ वाटर जोड़ दिया, तो क्या हो गया, H2SO3 सल्फ्यूरिक एसिड बन गया। जैसे हमने ये CO2 है हमारा, हमने CO2 की क्रिया H2O के साथ करा दी, वाटर के साथ करा दी, तो ये जल में बिल्कुल घुल गया, H2CO3 बन गया, एक्वा सॉल्यूशन बन गया। क्या बन गया, कार्बोनिक एसिड बन गया, है ना। याद रखो, फिर बता रही हूँ, मेटल के साथ क्रिया करेगा, मेटल ऑक्साइड के साथ क्रिया करेगा तो इनसॉल्यूबल है। मेटल ऑक्साइड कैसा है, इनसॉल्यूबल है वाटर में। लेकिन नॉन मेटल ऑक्साइड क्या है, वाटर में सॉल्यूबल है। याद रखो, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़िए, हमने मेटल्स की पानी के साथ भी क्रिया कराई थी अभी थोड़ी देर पहले। देखो, नॉट ऑल मेटल्स रिएक्ट विद वाटर। सारे जो मेटल्स होते हैं वो सारे पानी के साथ रिएक्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन जो करते हैं उनको देखते हैं, मेटल्स दैट रिएक्ट विद वाटर प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। इफ मेटल ऑक्साइड इन सॉल्युबल इज वाटर, इट प्रोड्यूस मेटल हाइड्रोक्साइड। देखो बेटा, मेटल की हम वाटर के साथ क्रिया करते हैं तो आप सबको पता है क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन निकल जाता है हमारा। हमने ऊपर दिखाया था ना आपको, देखो यहाँ पे ये था, मेटल की वाटर के साथ क्रिया करते तो क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड या फिर मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा, उसके साथ हाइड्रोजन तो जरूरी निकलेगा, ठीक है। तो बस वहीं पे मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए ये इसमें डाला है इसका कंटेंट। मेटल विद वाटर, मेटल के साथ हमने वाटर लिया तो क्या बन गया बेटा, मेटल ऑक्साइड, और हाइड्रोजन तो हमारा निकलना ही निकलना है। अब जब इस मेटल ऑक्साइड की हम फिर से वाटर के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या बन जाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड। दोनों बात हो गई। देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया पोटेशियम, ले लिया, ये मेरा क्या है, मेटल है, और ये मेरा वाटर है, तो इन दोनों को मैंने मिला दिया, क्या बन गया, पोटेशियम ऑक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और इसके साथ मेरा हाइड्रोजन बन गया और हीट निकल गई। यहाँ सोडियम Na के साथ वाटर की क्रिया करा दी तो क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और देखो फिर हाइड्रोजन निकल गया, है ना। इसी तरीके से हम, आप कोई भी मेटल लीजिए, वाटर के साथ क्रिया कराइए, आपका हमेशा मेटल हाइड्रोक्साइड ही बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलें आगे, और भी है इसमें मैग हाँ, एक बात और है इसमें, ये जो है ना, आप ये जो कर रहे हैं, ये रहा, ये जो मैंने आपको कराए हैं, कोई भी मेटल ले लो और वाटर ले लो तो आपका क्या है, मेटल हाइड्रोक्साइड ही बनेगा। लेकिन वाटर कैसा लेना है, इधर तो आप कैसा भी वाटर ले लो, कोल्ड ले लो, कैसा भी ले लो, ठीक है। लेकिन इधर ये चार चीज़ें हैं, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक, ये जो चार हैं, Mg और Al एल्यूमिनियम, और आयरन Fe, और जिंक Zn, ये जो चार हैं इनका याद रखना, ये इनका पूछ लेता है। मैग्नीशियम हॉट वाटर एक्सेप्ट करता है हमेशा, ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, याद रखना। मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, इट रिएक्ट्स ओनली हॉट वाटर, ठीक है। Mg हमेशा हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, और ये Al Fe Zn, ये तीनों कैसे वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, स्टीम, स्टीम मतलब भाप। ये सब किससे रिएक्ट करेंगे, भाप, ठीक है। इनको ना ठंडा पानी चाहिए ना गर्म चाहिए, इनको भाप चाहिए तीनों को, Al Fe Zn। देखो, एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड और हॉट वाटर, बट दे कैन रिएक्ट विद स्टीम टू फ्रॉम मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। याद रखना, ये मैंने चारों इसलिए इसमें डाले हैं ताकि आपको मैं बता सकूं। मैग्नीशियम याद रखो, मैं याद करा रही हूँ, मैग्नीशियम हॉट वाटर, और Al Fe Zn, Al Fe Zn, ये तीनों स्टीम के साथ, भाप के साथ। ये पूछ लिया जाता है कि जब वाटर के साथ रिएक्शन हो रही है मेटल की, तो मैग्नीशियम को कैसा वाटर चाहिए, या Al Fe Zn को कैसा वाटर चाहिए। याद रखना, मैग्नीशियम को हॉट वाटर चाहिए, और Al Fe और Zn, एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक, इन तीनों को वाटर नहीं चाहिए, इन तीनों को चाहिए स्टीम,
भाप। याद रखना ये बात मेरी, ये चारों यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे ही ऐसे, जो आप सोच भी नहीं सकते ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा वो अंदर से निकाल निकाल के। ठीक है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है आपके लिए, बोर्ड के एग्जाम के लिए। चलिए आगे देखते हैं। मेटल्स विल सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल्स। अब इसमें क्या है, सॉल्ट सॉल्यूशन है। ठीक है, सॉल्ट सॉल्यूशन देखो, सॉल्ट सॉल्यूशन आपको पता है मतलब नमक का पानी। ठीक है, पता है नमक का पानी सबको। चलिए दिखाती हूँ मैं आपको, देखिए। नॉट ऑल मेटल्स आर इक्वली रिएक्टिव। जो ऑल मेटल्स होते हैं वो आपकी इक्वली रिएक्टिव नहीं होते हैं भाई, कोई जल्दी हो जाता है, कोई देर में होता है ना। लेकिन जो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं ना, जो जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं, वो जो कम रिएक्ट मेटल करते हैं ना, उनको जल्दी से भगा देते हैं, उनको हटा देते हैं अपने रास्ते से। अब जैसे कि कोई दो बच्चे दौड़ लगा रहे हैं, एक ज़्यादा तेज़ लगा लेता है, एक भाई धीरे धीरे लगाता है। जो ज़्यादा तेज़ लगा लेता है वो आगे वाले को, चाहे वो कम वाला आगे ही चल रहा हो, उसको फिर भी पीछे कर देता है ना। तो इसमें भी यही कह रहा है, रिएक्टिव मेटल्स कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम देयर कंपाउंड इन सॉल्यूशन और मोल्शन फॉर्म। जैसे कि मैंने अभी आपको पहले बताया था, मेटल ए और ये सॉल्ट सॉल्यूशन है मेटल बी का, लेकिन ये भाई कम रिएक्टिव है मेटल बी, और ये ज़्यादा रिएक्टिव है, तो सॉल्ट सॉल्यूशन इसके पास पहुंच गया। तो सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल ए और प्लस मेटल बी। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था ना कि ये मेटल ए ये ज़्यादा रिएक्टिव है, लेकिन ये जो मेटल बी है ये कम रिएक्टिव है, तो ये इसके पास पहुंच जाता है, ये एम ए बन जाएगा और बी को भगा देगा। ठीक है, ऐसे ही है। चलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसमें देखो, इन अबव रिएक्शन, ये जो रिएक्शन किया ना हमने, मेटल ए इज मोर रिएक्टिव है किससे, मेटल बी से। तो ये जो जैसे रिप्लेस किया है ना इसने, तो इस रिप्लेसमेंट को आपको पता है हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहते हैं हम इसको, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। ये सिर्फ मैंने आपको इसलिए बताया है कि जब वो कोई मेटल मोर रिएक्टिव होता है और कोई लेस रिएक्टिव होता है, तो वो किस तरीके से किसके पास जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सीरीज डाली है मैंने आपके लिए कि कौन सबसे ज़्यादा मोर रिएक्टिव है और कौन सबसे ज़्यादा लेस रिएक्टिव है। ठीक है, ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर है, ये नीचे की साइड जा रही है, मतलब डिक्रीज। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है, पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड। सबसे कम रिएक्टिव कौन सा होता है, गोल्ड। गोल्ड को सब भगा देते हैं। वैसे तो गोल्ड सबको बहुत प्यारा होता है आज की दुनिया में, लेकिन जब रिएक्शन का मामला आता है ना, तो गोल्ड सबसे पीछे है। ठीक है, और सबसे आगे कौन है, पोटेशियम। इसे मोस्टली ये पहला और लास्ट वाला ही पूछता है कि कौन सा मेटल है जो मोर रिएक्टिव है, पोटेशियम है, या फिर सोडियम के बाद कौन सा ऐसा मेटल है जो मोर रिएक्टिव है, कैल्शियम, या सबसे लास्ट पूछा था लेस रिएक्टिव कौन सा है, गोल्ड है। ठीक है, इसलिए मैंने आपके लिए ये वो बनाई है, सीरीज बनाई है। इसको आप अच्छे से याद कर लेना, ठीक है, सबको अच्छे से देख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गया हमारा एक नया टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इसमें से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही आता है। एक तो मेटल नॉन मेटल में से आ जाएगा, एक इसमें से आएगा, और आएगा आएगा क्या, दिखाती हूँ मैं भी आपको। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिखे हैं मैंने, देखो क्या दिखाता है। रिएक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, धातु और अधातु, धातु और अधातु से क्या बनता है। देखो इधर क्या है, ये क्या है, मेटल, ये क्या है, धातु, इधर क्या है, नॉन मेटल, मतलब कि अधातु। अब आपको मैंने भी पहले बताया था, मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं, कभी चल तू ले जा, मैं क्या करूँगा, मेरे पास तो फालतू पड़ा है। तो जब वो हमारे क्या बन जाते हैं, वो पॉजिटिव आयंस होते हैं। क्या होते हैं बेटा, वो हमारे पॉजिटिव आयंस। तो उन पॉजिटिव आयंस को हम क्या कहते हैं, कैटायन। क्या कहते हैं, कैथोड, कैटायन कहते हैं ना, कैथोड किरण, एनोड किरण, कैथोड। दूसरा नॉन मेटल, अधातु, ये हमेशा मांगता ही रहता है, इसके पास और कोई काम नहीं है कि भाई मुझे दे दे, कि मुझे दे दे, मेरे घर में जगह खाली है, तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा। तो क्या होता है, नेगेटिव आयंस, इन्हें हम क्या बोलते हैं, एनायंस, एनोड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जब इन दोनों को एक दूसरे से मिलाया जाता है, एक प्लस
एक माइनस। ये हमारे पास एक बॉन्ड है, ये बीच में से टूट गया है, इसको जोड़ने के लिए एक प्लस चाहिए एक माइनस चाहिए। तो जब ये दोनों मिल जाते हैं प्लस और माइनस, तो हमारा एक बॉन्ड बनता है, जिस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड। क्या कहते हैं बेटा, आयनिक बॉन्ड। ठीक है, जैसे कि एन है, हमने लिया था 11 एन लिया था पहले, हमने आपको दिखाया था। तो उसमें एक फालतू था, ठीक है, एक फालतू था, एक इसने इधर किसी को दे दिया, इधर मानो कोई बेचारा खाली बैठा हो अधातु वाला, कि भाई एक मुझे कोई दे दो, है ना। जैसे कि 9 है, फ्लोरीन है, ठीक है, तो इसको 2 ले लिया, फिर 7 ले लिया, इसके पास एक की कमी है। तो 11 एन बोला कि भाई एक तू मुझे अपना दे दे। देखो जैसे कि 11 एन का क्या होता है, 2 8 और 1, 2 और 8 10, 10 और 1 11। 9 है, फ्लोरीन, तो क्या 2 और 7 9, इसके पास एक की कमी है, इसके पास एक ज़्यादा है। तो ये फ्लोरीन एन इससे कहता है, सोडियम से कहता है, भाई तेरे पास तो एक फालतू है, तू अपना मुझे दे दे। तो कहता है भाई मैं क्यों दे दूं, कि भाई तेरे पास फालतू है, तू कर क्या रहा है उसका, है ना। तेरे पास ये आधा बॉन्ड है और मेरे पास आधा बॉन्ड है, तो दे दे भाई मुझे। तो जब एन इसको देता है, ये जो बॉन्ड बना है बीच में, जब ये देगा ना, तो इसके ऊपर लग जाएगा प्लस का चार्ज। ये हो गया इसका ताज, ये इसका ताज हो गया, इसके सर पे जहरा लग गया। लेकिन जब इसने लिया, तो इसके सर पे लग गया माइनस, कि भाई पता चल गया कि इसने तो भीख मांगी है किसी से, है ना। तो जो प्लस और माइनस के बीच बना बॉन्ड है, उसे हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड। इस आयनिक बॉन्ड को ही हम आयनिक कंपाउंड, इससे ही फिर हमारे कंपाउंड बनते हैं। ठीक है, जैसे कि हम दिखाते हैं आपको आगे, चलिए देखिए, रिएक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स, रिएक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स। फॉर एग्जाम्पल ले लो, जैसे भी मैंने लिया था सोडियम, मैंने लिया था सोडियम और फ्लोरीन का, इसने ले लिया है सोडियम और क्लोरीन का। सोडियम के सिंबल क्या है, Na, और इसका क्लोरीन का Cl। एटॉमिक नंबर 11, इसका क्लोरीन का 17। याद करना बेटा जरूरी है, तभी मैंने आपको बताया था कि सिंबल्स, एटॉमिक नंबर, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो इसका 2 है, 8 10, 10 और 1 11, इसके पास ये एक फालतू है एक, लेकिन इसमें क्या 2 और 8 10, 10 और 7 17, इसको एक चाहिए, है ना। तो ये देगा तो ये प्लस चार्ज हो गया, ये लेगा तो ये नेगेटिव चार्ज हो गया। तो इसके पास क्या बचा, 2 और 8, क्योंकि एक तो इसने अपना दे दिया, और इसके हो गए 2 8 8, क्योंकि एक इसने अपना ले लिया, है ना। तो इससे बेटा ये बॉन्ड बन गया इनके बीच में, इनके बीच में एक बॉन्ड बन गया। जैसे मानो कोई 2 फ्रेंड हैं, ठीक है, अब वो एक फ्रेंड खाना लेके आई है, और एक एक फ्रेंड लेके आई है रोटी सब्जी भी लेके आई है और अचार भी लेके आई है, ठीक है। लेकिन एक फ्रेंड से बेचारी रोटी रोटी लेके आई है, उसके पास ना अचार है ना सब्जी है। तो उसकी दूसरी फ्रेंड ने बोला भाई कि ले तू मेरा अचार ले ले, मैं सब्जी से खा लूँगी, तू अचार से खा ले। तो दोनों का बराबर बराबर हो गया, है ना। उसी तरीके से ये एक देता है एक लेता है, जिससे इनके बीच में क्या होता है, बॉन्ड बन जाता है, जैसे कहते हैं ना दोस्ती हो जाती है, बॉन्डिंग बन जाती है उनके बीच में, ठीक है। इसी तरीके से इनको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं, ठीक है बेटा, क्या कहते हैं इनको हम, आयनिक बॉन्ड। चलिए अब इन आयनिक बॉन्ड की क्या होती है, फिर देखो जैसे कि यहाँ और दिखा दिया गया है, और एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो NaCl, ये Na पे प्लस चार्ज, Cl पे नेगेटिव चार्ज, NaCl बन गया यहाँ पे। देखो Na पे कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक यहाँ पे 11, इसमें देखो इसकी बन गई है, लेकिन इसका एक इसमें कमी पड़ रही है, तो इसने इसको दे दिया अपना, तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया, इनका एक प्रकार का बॉन्ड बन गया, ठीक है। देखो जैसे इसमें दिखा रखा है, पहले उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये रहे पहले उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, बाद के में ये रहे हमारे 8 इलेक्ट्रॉन, लास्ट वाले में आपका ये 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा, ये फालतू अकेला घूम रहा है बेचारा। इसके पास पहले में 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, फिर 8 इलेक्ट्रॉन ये रहे, और तीसरे में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसकी यहाँ पे एक जगह खाली है। तो भाई अकेला अकेला फिर रहा था, इसने कह दिया आजा तू मेरे पास आजा, ये इसके पास चला गया, तो इस पे 8 होगा, ये भी पूरे होगा, ये भी सब खेल रहे हैं, ये भी सब खेल रहे हैं। तो फिर ऐसे बना, पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 8, इसमें देखो पहले 2 फिर 8 और फिर 8, ये जो रेड वाला है समझ में आ रहा है, ये वही है जो इसने Na से लिया था, ठीक है। इनके बीच बॉन्डिंग बन गई। चलिए बेटा आगे दिखाते हैं हम आपको इनकी प्रॉपर्टीज। इनकी प्रॉपर्टीज बहुत मोस्ट हैं, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज की 2 बार आ चुकी हैं,
ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड मतलब कि गुण धर्म आयनिक कंपाउंड के। पहला देखो क्या है, फिजिकल नेचर। क्या है बेटा, फिजिकल नेचर मतलब कि भौतिक प्रकृति। भौतिक प्रकृति क्या है, आयनिक सॉलिड आर हार्ड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड जनरली ब्रिटल। इसके बेटा जो धन और ऋण आयन होते हैं ना, ये जो प्लस आयन के चार्ज होते हैं, क्या होता है, ये एक दूसरे के बीच क्या मजबूत मजबूत जिनका अट्रैक्शन होता है, मजबूत आकर्षण बल के कारण जो होता है ना, इनका आयनिक जो होता है यौगिक ठोस एवं कठोर हो जाते हैं। ये क्यों हो जाते हैं कठोर, भाई इधर से ये प्लस है, इधर से माइनस है, ये इधर से जाना चाह रहा है और ये इधर से लेना चाह रहा है, तो बहुत क्या हो जाते हैं, एक दूसरे को देख के अट्रैक्शन हो जाता है इन दोनों में, प्लस और माइनस को। तो ये जब एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं तो बहुत कठोर हो जाते हैं। ठीक है, ये कब टूटेंगे, जब इन पे हम दाब डालेंगे ना, दाब डालने पर ये टुकड़ों में टूट जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब भाई जब ये कठोर हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, सॉलिड हो जाते हैं, स्ट्रांग हो जाते हैं, है ना, तो फिर इनके लिए हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ही चाहिए। आपको भी पता है उच्च ताप घनत्व चाहिए इनको। ठीक है, उच्च घनत्व चाहिए इन सबको, उच्च गलनांक और क्वथनांक चाहिए होता है इनको। जब ये स्ट्रांग हो गए, हार्ड हो गए, तो उनको समझ जाओ, जहाँ चीज़ स्ट्रांग है, हार्ड है, वहाँ आप समझ जाओ कि इनको उच्च ही चाहिए, चाहे वो मेल्टिंग पॉइंट है या बॉइलिंग पॉइंट है, गलनांक है, क्वथनांक है, ताप है, दाब है, कुछ भी हो, फिर इनको उच्च ही चाहिए होता है, हाई चाहिए होता है इनको, लो से इनका काम नहीं चलेगा। ठीक है, क्यों भाई, देखो अब जो आयनिक है ये, उनके यौगिकों का जो गलनांक और क्वथनांक है ना, बहुत अधिक हो जाता है, क्योंकि मजबूत हो जाते हैं ये इनको, और इनके आकर्षण को तोड़ने के लिए हमें ऊर्जा की ज्यादा आवश्यकता होती है ना। दिस इज बिकॉज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग आयनिक अट्रैक्शन। जो उनका आयनिक अट्रैक्शन है, आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा चाहिए होती है हमें। ठीक है, नेक्स्ट सोल्यूबिलिटी। वाटर में तो सोल्यूबल है, लेकिन केरोसिन और पेट्रोल जैसे पदार्थों में इनसोल्यूबल है। ठीक है, सोल्यूबिलिटी मतलब घुलनशीलता, सोल्यूबिलिटी मतलब घुलनशीलता। वाटर में तो सोल्यूबल है, वाटर में तो घुल गए, वाटर में कैसे हैं ये, घुलनशील। लेकिन केरोसिन पेट्रोल आदि ऐसे विलायकों में क्या होते हैं, ये एविले हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि विद्युत चालकता। क्या है बेटा, विद्युत चालकता। आयनिक कंपाउंड इन सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, जब वो सॉलिड स्टेट में होते हैं ना, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि देखो, अब जब इसके जो पार्टिकल्स हैं, अब जैसे मान लो कोई ये पत्थर, कोई भी कंपाउंड ले लो, ये सॉलिड है, इसमें कहीं भी बीच में जगह खाली नहीं है, पूरा भर रहा है, सॉलिड है एकदम। जब इसमें जगह ही खाली नहीं है, तो जिसके पार्टिकल्स होंगे, है ना, वो इतने पास पास हैं, इतने मजबूती से चिपक गए एक दूसरे के साथ कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी की जगह ही नहीं है, कहीं कहीं जगह ही नहीं है उसमें। हाँ, लेकिन अगर कोई जैसे कि उसमें इसमें इसके पार्टिकल्स दूर दूर हों थोड़े, या ज़्यादा दूर दूर हो, हाँ, तो उसमें जरूर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है। क्यों, क्योंकि भाई इसके पार्टिकल्स दूर दूर हैं, इसमें जगह है, खाली है इसमें जाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी इसमें, लेकिन इसमें तो कहीं जगह ही नहीं है, ये तो ऑलरेडी इतना सॉलिड है, इतना भर चुका है, इतने इतने एटम्स हैं इसमें, इतने इतने पार्टिकल्स भर गए एक दूसरे से, इतना चिपक गए हैं कि अब इलेक्ट्रिसिटी की जगह ही नहीं है। सॉलिड स्टेट में डू नॉट कंडक्ट, याद रखना, सॉलिड है तो डू नॉट नहीं करेगा कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, लेकिन हाँ, जहाँ खाली जगह है, कुछ पार्टिकल्स हैं, सॉलिड नहीं है, ठीक है, ठोस जो अवस्था होती है इसकी, उसमें आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते हैं, क्योंकि ठोस अवस्था में इसकी जो दृढ़ संरचना होती है ना, उसके कारण आयनों की गति संभव नहीं है। जो आयन होते हैं भाई, वो कहाँ गति करेगा, तुम बताओ, कहीं इसमें जगह है गति करने के लिए, चलने फिरने को कहीं जगह है, नहीं है। हाँ, लेकिन इसमें है। ठीक है, इसमें है। जब विलियन ले लो, कोई विलियन है, पानी है, उसमें होगी, लिक्विड वाले में जगह है तो वो घूम लेगा इधर उधर। ठीक है, फिर गैस है, उसमें देख लो, उसमें चला जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। सॉलिड स्टेट में नहीं करेगा कंडक्ट, इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाएगी, विद्युत प्रवाह नहीं होगी उसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा,
ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल्स। ऑक्यूरेंस मतलब क्या होता है? धातुओं की घटना या प्राप्ति। मेटल्स मतलब धातु, धातुओं की घटना। कैसे बना धातु, क्या है धातु, कैसे निकला, कहाँ से निकला घाट धातु की घटना या प्राप्ति, कैसे प्राप्त हुए मेटल्स। occurrence of metals, it occurs in earth crust, sea, water। कैसे निकले बेटा? ये पृथ्वी की भूपर्टी और समुद्र के पानी में मिलता है। मोस्टली कहाँ मिलता है? पृथ्वी की भूपर्टी में। कहाँ मिलता है बेटा? पृथ्वी की भूपर्टी में, और समुद्र में भी मिलता है। समुद्री जल में जैसे हमें सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कुछ ऐसे ऐसे कुछ लवण मिल जाते हैं, ऐसे सॉल्ट मिलते हैं हमें। ठीक है, पहला इसका मिनरल्स। मिनरल्स माने क्या होता है बेटा? खनिज। मिनरल्स माने क्या होता है? खनिज। खनिज क्या है? एलिमेंट और कंपाउंड ऑक्यूरिंग नेचुरली इन अर्थ क्रस्ट। ठीक है, पृथ्वी की भूपर्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व। जो पृथ्वी की भूपर्टी है, अर्थ क्रस्ट है, उसकी भूपर्टी में जो पाए जाने वाले तत्व हैं या यौगिक हैं, एलिमेंट और कंपाउंड जो भी है, तत्व और यौगिक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? मिनरल्स। उन्हें हम क्या कहते हैं? खनिज। इनकी डेफिनेशन आती है, मिनरल्स है, ओर्स है, गैंग है, इन सब की क्या आती है? डेफिनेशन आती है, और डेफिनेटली आएगी, लिख के ले लो, आनी ही है वो तो इनको जरूर याद कर लेना। मिनरल्स क्या है बेटा? हिंदी में भी बता देती हूँ, इंग्लिश में। मिनरल्स होता है खनिज, एलिमेंट और कंपाउंड ऑक्यूरिंग नेचुरली इन अर्थ क्रस्ट। पृथ्वी की भूपर्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिकों को क्या कहते हैं? हम खनिज कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ओर्स। ओर्स क्या होता है बेटा? आपका अयस्क। क्या होता है बेटा? ये अयस्क। अयस्क, अयस्क क्या होता है? जो कुछ स्थानों पर खनिज होते हैं ना, खनिज, उनमें कोई विशेष धातु की काफी मात्रा होती है। जैसे ये खनिज है हमारा, इस खनिज में कोई विशेष धातु, कोई इसमें कोई खनिज है, खनिज में कोई धातु है, उसकी कुछ ज्यादा ही मात्रा है वो, है ना, तो जिसे निकालने से हमें बहुत लाभ होगा, तो उसे हम अयस्क कहते हैं। सीधी सीधी सी डेफिनेशन है, मिनरल दैट कंटेन वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पार्टिकुलर मेटल, दीज मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्ट इकोनॉमिकली ऑफ लार्ज स्केल, मतलब बड़े पैमाने पर। ठीक है, कुछ स्थानों पर खनिज में कोई विशेष धातु काफी मात्रा में होती है। कुछ स्थानों पर, जैसे सब में ही हो, कुछ स्थानों पर खनिज में कोई विशेष धातु काफी मात्रा में होती है, जिसे निकालना क्या होता है? लाभकारी होता है। तो इन खनिजों को हम क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। जो ऐसे खनिज होते हैं ना, जो जिनमें ज्यादा मात्रा होती है धातुओं की, और उन्हें निकालने के बाद हमें कुछ प्रॉफिट हो, कुछ अच्छा निकलता है उसमें से, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? ओर्स। ठीक है बेटा, उन्हें हम क्या कहते हैं? अयस्क। नेक्स्ट, और जिन बच्चों ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा, लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारे आगे के वीडियोस आप तक पहुंच सकें। और हमें बेटा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप सब कहाँ से देख रहे हैं, या फिर आपको कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है आपको इस चैप्टर में, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर दे दूँगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। क्या है बेटा? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। एक्सट्रैक्शन मतलब धातुओं का निष्कर्षण। क्या है? धातुओं का निष्कर्षण। धातुओं का निष्कर्षण। ठीक है, धातुओं का निष्कर्षण। और आपको पता है क्या है? अयस्क। इसने इसको 3 पार्ट में बांटता है। जब अयस्क मिलता है पृथ्वी से, धरती से भीतर से, तो उसे 3 पार्ट में होता है। एक तो मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी, एक तो उच्च वाले मिलते हैं, उच्च अभिक्रियाशील धातुएं, एक मीडियम होती हैं और एक लो होती हैं। तो जो उच्च वाली होती हैं वो तो काफ़ी जल्दी से उन्हें बना देते हैं प्योर मेटल। कैसे बनाते हैं? उनका इलेक्ट्रोलाइसिस कर देते हैं हम, उनका जो विद्युत अपघटन कर देते हैं, जिससे कि शुद्ध धातु मिल जाती है। ठीक है, और एक जो लो होते हैं उसमें भी सीधा सीधा सा होता है, उसमें मोस्टली सल्फाइड अयस्क होते हैं, जिनका हम भर्जन कर देते हैं, भून देते हैं उनको, जिससे कि हमारा मेटल निकल जाता है, और फिर उसे हम शुद्ध कर लेते हैं, रिफाइनिंग कर लेते हैं। ठीक है, जो बीच वाला होता है, मीडियम वाला, इसमें थोड़ी कठिनाई पड़ती है। उसमें क्या होता है? कार्बोनेट भी होते हैं और सल्फाइड भी होते हैं। तो कार्बोनेट का तो हम कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन का मतलब क्या होता है? निस्तापन। कैलकुलेशन का मतलब क्या होता है? निस्तापन।
निस्तापन कैसे होता है? निस्तापन होता है जो मतलब वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसे गर्म करते हैं उच्च ताप पर, तब कैलकुलेशन होता है। और रोस्टिंग, रोस्टिंग उसका उल्टा होता है। उसमें क्या होता है, हम वायु की सिर्फ उतनी मात्रा लेती हैं जितनी हमें ज़रूरत होती है, ठीक है, उतनी ही लेंगे हम। उसके बाद उसमें क्या हो जाता है, ऑक्साइड ऑफ मेटल, धातु का ऑक्साइड बन जाता है, जिसका आप रिडक्शन कर देते हैं, मतलब अपचयन कर देते हैं। उसके बाद उसमें रिफाइनिंग हो जाती है, मतलब कि शुद्ध धातु निकल के आती है, ठीक है। अब उस शुद्ध धातु का क्या करते हैं, देखो ये रहा, जैसे कि इसमें बताया है, मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने आपके लिए चित्र लेके आई हूँ। रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, रिफाइनिंग कैसे करते हैं, धातुओं का शोधन। रिफाइनिंग का क्या मतलब होता है, शोधन। कैसे करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, विद्युत अपघटन। इलेक्ट्रोलाइसिस को क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन। अगर क्वेश्चन में पूछ ले कि मेटल्स की रिफाइनिंग कैसे करते हैं, मेटल्स धातुओं का शोधन कैसे करते हैं, तो आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोलाइसिस। ये विकल्प वाले उसमें आ जाता है, पीवाईक्यू में आ जाता है। विद्युत अपघटन कैसे, विद्युत अपघटन द्वारा, ठीक है। देखो कैसे करते हैं, इसने आपको ये देख रहे हो, ये चित्र बनाया, ये बैटरी है, इसमें ये एनोड है, ये कैथोड है, ये इम्प्योर कॉपर है, इसमें कॉपर है, इसमें जो इम्प्योरिटी है मतलब प्योर नहीं है वो, और ये प्योर है कॉपर, ठीक है। और ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है ये, ठीक है। और ये इसमें नीचे इम्प्योरिटी आ गई। इम्प्योरिटी कब आती है, देखो इसमें लिखा है, अ स्ट्रिप्स ऑफ इम्प्योर मेटल इज टेकन एज एनोड। अशुद्ध धातुओं को एनोड में, है ना, और शुद्ध धातुओं को कैथोड में लेते हैं, ठीक है। ये एनोड है इस तरफ, ये कैथोड है, इसमें इम्प्योर है, इसमें प्योर है, दोनों को ले लिया, कैथोड बना लिया हमने, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सेम मेटल सॉल्यूशन इज यूज्ड, मतलब सेम सेम मेटल का यूज करते हैं, सेम मेटल का सॉल्यूशन है, सेम यूज है, लेकिन क्या है, एक माइनस चार्ज पे है, एक प्लस चार्ज पे है, एक में इम्प्योर है, एक में प्योर मेटल, एक में इम्प्योर मेटल है। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड, जब विद्युत अपघट्टे से धारा प्रवाहित की जाती है इसमें, तब प्योर मेटल इज डिस्पोज्ड एट कैथोड, तब क्या होता है, एनोड पर स्थित अशुद्ध धातु विद्युत विद्युत अपघट्टे में क्या होती हैं, घुल जाती हैं। ये क्या होती है बेटा, एनोड पर ये धातुएं जो होती हैं, जब इसमें हम करंट पास करते हैं ना, तो इसमें धातुएं क्या हो जाती हैं, घुल जाती हैं। और घुलने के बाद क्या होता है, जो इसमें अशुद्धियां होती हैं उसकी, वो एक नीचे आके एक जगह कलेक्ट हो जाती है, नीचे बैठ जाती हैं। इम्प्योरिटीज आर कलेक्ट एट द बॉटम ऑफ एनोड, एनोड मुड, जिसे हम क्या कहते हैं, एनोड मुड। एनोड मुड को क्या कहते हैं, एनोड पंक, क्या कहते हैं, पंक, ठीक है। कुछ नहीं है, दोबारा से समझ लो। रिफाइनिंग कैसे करते हैं, उसे हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं, विद्युत अपघटन। इम्प्योर मेटल लिया, प्योर मेटल लिया, इम्प्योर मेटल को एनोड में लेंगे, प्योर मेटल को कैथोड में लेंगे। उसका हमने इलेक्ट्रोलाइट, मतलब कि हम इसका सॉल्यूशन लेंगे, यहाँ पे ये रहा, ये सॉल्यूशन है, किसका है, ये कॉपर सल्फेट का। उसके बाद हम इसमें करंट पास करते हैं ना, तो जो प्योर मेटल होता है कैथोड में, वो होता है, वो सब एक जगह इकट्ठा हो जाता है, और जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो नीचे बॉटम में पहुंच जाती हैं, ठीक है। वो कहाँ पहुंच जाएंगी, नीचे बॉटम में, ठीक है। इससे रिफाइनिंग होती है मेटल्स की, ऐसे शुद्ध होता है मेटल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आपके हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, कोराइजन। कोराइजन मतलब संक्षारण। ये कल वाले चैप्टर में भी आया था, और कल वाले चैप्टर में से भी क्वेश्चन आए थे, इस वाले चैप्टर में से भी आएंगे, गारंटी है, लिख लो, आना ही आना है, ठीक है। कोरिजन, कोरिजन क्या होता है, संक्षारण। देखो, मेटल्स व्हेन लेफ्ट ओपन इन एयर, ये क्या है, जब भी संक्षारण का, कोई भी चीज ले लो आप, कोई भी धातु ले लो, उसको आप हवा में रख दो, ऑक्सीजन के साथ संपर्क करके वो कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ी हो ही जाती है। जैसे कि सिल्वर ले लिया, चांदी ले ली। अब मम्मी घर में चांदी की पायल पहनती है, जो पहनी रहती है, पहनी रहती है, पहनी रहती है, मम्मी से पूछ के देखना कि मम्मी तुम्हारी पायल काली हो जाती है क्या कुछ टाइम बाद, महीने, 2 महीने, साल भर में, रोज उन पे पानी पड़ता है, और रोज वो हवा खाती हैं, ऑक्सीजन मिलती रहती है उनको, तो वो जो चांदी की पायल होती है मम्मी की, काली पड़ जाती है। पूछ के देख लेना भला अपनी मम्मी से, ब्लैक कोट, उन पे क्या होती है, काली परत जम जाती है। नेक्स्ट कॉपर है, कॉपर कार्बन डाइऑक्साइड का एयर मिल गया उसको, तो वो कॉपर कार्बोनेट बन गया, जिसपे क्या होता है, ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाती है। देखो ये रहा, ये कॉपर है, आपको दिखाई दे रहा है, इसमें देखो ग्रीन कलर की कोटिंग हो गई, ये खराब हो गया अब। आयरन होता है, उसमें जंग लग जाती है, उसे मॉइस्चर मिल गया, उसे आयरन ऑक्साइड बन गया, जिससे कि रस्ट कैसा हो गया, उसे जंग लग गई। हम लोहा लेके आते हैं घर में, काला काला सा होता है,
उसमें हम पेंट वेंट कुछ ना करें तो वो बिना पेंट के ही पेंट हो जाता है, कभी कभी तो ब्राउन हो जाता है क्योंकि उस पर जंग लग जाती है ना। तो यही है कोराइजन। मतलब अभी ये है कि उसमें बचाना कैसे है उसको हमें, ये लिखा देखो यहाँ पे, प्रिवेंशन ऑफ कोराइजन मतलब कि संरक्षण की रोकथाम, इसको रोकेंगे कैसे, काफ़ी पॉइंट है और ये क्वेश्चन आया है, अभी दिखा दूंगी मैं आपको। बाय अप्लाइंग पेंट, पेंट कर सकते हैं। बाय अप्लाइंग ऑयल और ग्रीस, तेल लगा सकते हैं, ग्रीस लगा सकते हैं। नेक्स्ट, गैल्वेनाइजिंग अ मेटल, गैल्वेनाइजिंग का मतलब क्या होता है बेटा, गैल्वनीकरण। क्या होता है, गैल्वनीकरण, ठीक है। कैसे होता है, इसमें गैल्वेनीकरण का क्या मतलब होता है, मतलब जो स्टील या लोहे का एक सुरक्षात्मक जस्ता होता है ना, उस पर कोई कोटिंग लगा लो, जैसे कि जंग से बचाने के लिए उस पर क्या होता है, जिंक की परत लगाई जाती है। याद रखो, कोटिंग ऑफ जिंक ऑन मेटल, मेटल पे क्या होता है, जिंक की परत लगाई जाती है। सिंपल सिंपल सा ये है। नेक्स्ट, एनोडाइजिंग अ मेटल, एनोडाइजिंग मतलब ये एल्यूमिनियम के लिए होता है। एल्यूमिनियम के ऊपर क्या होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत बना दी जाती है जिससे कि उस पर जंग ना लगे, जिससे कि वो खराब ना हो, ठीक है। नेक्स्ट, बाय मेकिंग एलॉयज, एलॉयज मतलब क्या होता है बेटा, मिश्र धातु, मिश्र धातु मतलब जो 2-3 धातुओं से मिलकर बनी हो, मिश्र धातु। मिश्र धातु कौन कौन सी होती है, जैसे कि स्टील, अब स्टील है, अब स्टील किस किस से बनती है, Fe आयरन, Ni निकेल और Cr क्रोमियम, इन तीनों से मिलकर स्टील बनती है, ठीक है। नेक्स्ट, ब्रास, ब्रास मतलब पीतल, ब्रास मतलब पीतल जो कि Cu और Zn से मिलकर बना है, कॉपर और जिंक से। नेक्स्ट, ब्रोंज, ब्रोंज क्या होता है, कांस्य, ठीक है। ये किससे मिलकर बना है, Cu एंड Sn मतलब कि कॉपर और टिन, ये कॉपर और टिन से मिलकर बना है। अगर पेपर में पूछता है, पूछता नहीं, अभी मैं आपको दिखाऊंगी, पूछ रखा है कि मतलब इनकी रोकथाम के क्या क्या उपाय हैं, तो पेंट कर दो, ग्रीस लगा दो, और मैट जिंक की कोटिंग कर दो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की कोटिंग कर दो, ठीक है। ये सब हैं, इसके पार्ट हैं। नेक्स्ट देखो, मैंने एक लिया है जैसे कि मैं आपको समझा सकूं, रस्टिंग ऑफ आयरन नेल्स, रस्टिंग मतलब जंग लगना। जब जंग लग जाती है तो क्या होता है, देखो मैंने 3 टेस्ट ट्यूब ले ली हैं, ये मैंने तीनों में कील डाल दी है, लोहे की कील है ये, ठीक है। पहले वाले में मैंने क्या डाला है, वाटर, और दूसरी वाली मैंने क्या डाला है, डिस्टिल वाटर, आसुत जल। आसुत जल कैसा होता है, जो कि आसवन विधि से बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, तीसरे में मैंने क्या डाला है, इसमें मैंने एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड डाला है मैंने। एनहाइड्रस मतलब निर्जल, इसमें जल नहीं है, हवा नहीं है, पानी नहीं है, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। और हाँ, दूसरी वाली में मैंने क्या किया है, 1 ml ऑयल और डाल दिया है ऊपर से। अब देखो, पहली वाली में क्या है, मैंने सिर्फ पानी डाला है, तो इसमें पानी हवा सब जा रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, जंग लग गई, ये समझ लो, जंग लग गई। जब उसे हवा पानी सब मिल रहा है तो जंग लग गई। दूसरे वाले में मैंने तेल की परत डाल दी, तो ना इसमें हवा जा रहा है ना इसमें हवा नहीं जा रही, और जब हवा पानी के संपर्क में नहीं जाएगी तो इसमें जंग लगेगी ही नहीं, मतलब कि दूसरी वाली सुरक्षित है ना। तीसरा वाला देखो, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, ना मैंने इसमें पानी डाला है, पानी नहीं डाला मैंने इसमें, तो इसमें हवा जाए कुछ भी जाए इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। जब पानी और हवा मिक्स हो जाते हैं तब जंग लगती है, जैसे कि देखो इसमें ये दिया हुआ है, इसको एक्सप्लेन किया है। लीव दिस टेस्ट ट्यूब फॉर अ फ्यू डेज, इन टेस्ट ट्यूब को कुछ दिन के लिए छोड़ दीजिए, और क्या ऑब्जर्व होगा, नेल्स इन टेस्ट ट्यूब आर रस्ट, जो टेस्ट ट्यूब ए थी जिसमें हमने वाटर डाला था वो कैसी हो गई, जंग लग गई उस कील में। दूसरी में टेस्ट बी और सी में नहीं लगी, क्यों नहीं लगी, क्योंकि देखो एक्सपोज टू एयर और वाटर, इसमें क्या है, एयर और वाटर दोनों घुस गए। दूसरी बारी में डू नॉट गेट एक्सपोज टू एयर, एयर नहीं गई, क्यों, क्योंकि उस पर तेल की लेयर बनी थी, एक हमने तेल डाल दिया था उस पर ऊपर से, है ना। नेक्स्ट, सी डस नॉट गेट बोथ एयर एंड वाटर, हमने ना उसमें एयर डाली थी ना बोथ, कुछ भी नहीं था उसमें, तो उसमें तो जंग लगने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, है ना। निष्कर्षण क्या है इसका, कॉन्क्लूजन, निष्कर्षण, बोथ एयर एंड वाटर आर रिक्वायर्ड फॉर आयरन टू फॉर्म रस्ट, जब एयर और वाटर दोनों मिल जाते हैं तो वो जंग लगा देते हैं, चाहे वो चीज़ कुछ भी हो, फिर याद रखो, ठीक है। मोस्टली लोहा, लोहे को तुम छत पे रख दो भाई, उसे ऑक्सीजन मिल रही है, हवा मिल रही है, और बारिश पड़ जाए तो उसमें जंग लग जाती है कि नहीं लग जाती है, लग जाती है ना, है ना। चलिए आगे देखते हैं। वैसे अब आपका चैप्टर यहीं तक ही था, खत्म हो चुका है। और जिन बच्चों को हमारा चैनल अच्छा लगा हो, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। आपके कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और हैं, उनको और देख लीजिए आप, देखिए
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन पढ़िए, राइट द जनरल प्रॉपर्टीज फॉर आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज मैं आपको करवा चुकी हूँ, आपको नहीं दिखता है तो मैं आपको और दिखा देती हूँ। देखिए आपकी प्रॉपर्टीज ये रही आयनिक कंपाउंड की, ये रही, दिखाई दे रहा है बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, ये रही चारों प्रॉपर्टीज। बहुत इजी है, आप यूं ही याद कर सकते हो, मैंने हिंदी में भी बताई है, इंग्लिश में भी बताई है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सेकंड, राइट एनी 5 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। 5 फिजिकल प्रॉपर्टीज स्टार्टिंग में आई थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज सबने पढ़ी थी, ये रही, कितनी सारी बताई थी मैंने, 10-12 बताई थी। ये इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, सिर्फ मेटल्स की पूछी है। सॉलिड है, लस्चर्स हैं, स्ट्रॉन्ग है, हार्ड है, मेलिएबल है, डक्टाइल है, हाई मेल्टिंग वेल्टिंग पॉइंट है, और हाई डेंसिटी है, गुड कंडक्टर हैं, सोनोरस हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हो गया आपका। थर्ड क्वेश्चन देखिए, अब थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, राइट टू डिफरेंस बिटवीन मेटल और नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल में 2 डिफरेंस बता दो कोई भी। अरे यहीं यहीं बैठे बैठे बता दो। मेटल हार्ड होता है और ये नरम होता है, ब्रिटल सॉफ्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट कोई भी दूसरी बता दो। ये मेलिएबल है, ये लचीला है, ये नॉन मेलिएबल है। 2 तो मैंने यहीं बैठे बैठे बता दी, आपसे जितनी भी पूछे इतनी बता देना। नेक्स्ट, राइट 2 वेज ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कोराइजन। अभी बताया था मैंने, प्रिवेंशन संक्षारण, कोराइजन का ये रहा, प्रिवेंशन ऑफ कोराइजन। कितने भी बता दो, पेंट कर दो, ग्रीस लगा दो, जिंक की कोटिंग कर दो, एल्यूमिनियम की कोटिंग कर दो। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट द नेम ऑफ 2 मेटल्स विच आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? इसने पूछा है कि हमें ऐसे 2 मेटल्स चाहिए, हमें 2 धातुएं चाहिए ऐसी, कौन कौन सी, जो ऊष्मा की अच्छी चालक हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ऊष्मा की अच्छी चालक हैं। तो ऐसी कौन कौन से हैं बेटा, मैं बता देती हूँ आपको। एक तो सिल्वर है, सिल्वर, चांदी। ठीक है, सिल्वर को हम क्या कहते हैं, Ag। और एक क्या है आपका, कॉपर है, Cu, कॉपर। ठीक है, याद रहेगा, सिल्वर और कॉपर 2 धातुएं ऐसी हैं जो कि गुड हैं, गुड कंडक्टर हैं हीट की। ठीक है, ऊष्मा की अच्छी चालक हैं। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन, डिफाइन ओर्स मिनरल्स एंड गैंग। मैंने बताया था जरूर आएंगी डेफिनेशन। ओर्स की और मिनरल्स की देखो मैंने करवाई है, ये रही ओर्स की और मिनरल्स की, ये रही मिनरल्स की डेफिनेशन, ये रही ओर्स की, ये रही। और हिंदी में भी मैं आपको बता चुकी हूँ, और जिन्होंने नहीं सुनी है वो एक बार और सुन लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, देखो पृथ्वी की भूपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व क्या होते हैं, खनिज। पृथ्वी की भूपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले क्या होते हैं, खनिज। ओर्स मतलब मिनरल्स, कुछ स्थानों पर खनिज में कोई विशेष धातु में काफी मात्रा पाई जाती है, हाई परसेंटेज पाया जाता है, जिन्हें निकालना क्या होता है हमारे लिए लाभकारी होता है। इन खनिजों को क्या कहते हैं, हम अयस्क कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एक बचा है गैंग, जो इस चैप्टर में मैंने नहीं ले पाई थी, GANGUE, तो मैं आपको इसमें बता देती हूँ। गैंग किसे कहते हैं, इसको हिंदी में भी गैंग ही कहते हैं। पृथ्वी से खनिज जो निकलता है, जो खनिज अयस्कों में जो होता है, हमारा जो खनिज अयस्क होता है, पृथ्वी से खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि से कई कई बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं उसमें, है ना, जिन्हें क्या कहते हैं, हम गैंग कहते हैं। ठीक है, दोबारा सुन लो, पृथ्वी से खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि कई जैसी अशुद्धियां होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। इंग्लिश में देख लीजिए, गैंग, GANGUE। गैंग इज जनरली, GENERALLY, जनरली एन अनवांटेड मटेरियल, मतलब कि जो गंदगी होती है रेत और उनकी, मिट्टी की। ठीक है, मटेरियल और इम्प्योरिटीज, इम्प्योरिटी जो होती है, दैट इज प्रेजेंट इन एन ओर,
जो कि अयस्क खनिजों में जो होती है ना, इम्प्योरिटी होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी, ये जो अयस्क और खनिज आपको मिलते हैं ना, उनमें जो अशुद्धियाँ होती हैं मिट्टी की, रेत की, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। बस सिंपल सी बात है। गैंग इज जनरली एन अनवांटेड मटेरियल और इम्प्योरिटीज दैट इज प्रेजेंट इन एन ओर्स। ठीक है, हो गया बेटा। नेक्स्ट देखिए, ये आपका उसमें जो था ना, ये वो आया था, PYQ था ये। विच प्रॉपर्टी इज नॉट एग्जिबिट बाय मेटल्स, मतलब कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो मेटल्स में सूट नहीं करती है, मेटल्स की नहीं है। ब्रिटल, लस्चर, मेलिएबल, हार्ड। हार्ड तो वही होता है, लस्चर्स भी होता है, लचीला, मेलिएबल भी होता है ना। लस्चर्स मतलब शाइनिंग, मेलिएबल लचीला, मतलब कि क्या है, ब्रिटल। ब्रिटल नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ब्रिटल, मतलब कि नरम नहीं है, हमारी जो मेटल्स है वो नरम नहीं है। नेक्स्ट देखो, राइट द फॉलोइंग केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में पूछा है कि इनसे क्या क्या बनेगा। देखो, मैंने अभी ऊपर आपको बताई केमिकल प्रॉपर्टीज, मेटल और ऑक्सीजन। मेटल ऑक्सीजन से क्या बनेगा, पता है सबको, मेटल ऑक्साइड। क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड। और नॉन मेटल ऑक्सीजन से नॉन मेटल ऑक्साइड। सिंपल सा था, अभी मैंने सबको बताया था ऊपर, मैंने कहा था मैंने किसको कर भी लेना, क्योंकि पूछता है केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, सब तरह की प्रॉपर्टीज पूछता है। मेटल ऑक्सीजन, मेटल ऑक्साइड। ठीक है, मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ, नहीं है तो आप, मैं बोलती हूँ आप लिखते रहा करो। मेटल ऑक्साइड। दूसरा, मेटल विद वाटर। मेटल और वाटर क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड, और उसके साथ साथ क्या बनता है, हाइड्रोजन। मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड या फिर मेटल हाइड्रोक्साइड, प्लस उसके साथ क्या बनाता है वो, हाइड्रोजन, H+। ठीक है, नेक्स्ट, मेटल प्लस एसिड। मैंने बताया था जब भी मेटल के साथ एसिड आ जाए, जहां एसिड आ गया वहां सॉल्ट तो आना ही आना है, तो वो क्या बनाएगा हमारा, मेटल सॉल्ट। क्या बनेगा, मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट, नॉन मेटल ऑक्सीजन। नॉन मेटल ऑक्सीजन क्या बनाता है, नॉन मेटल ऑक्साइड। क्या बनाता है बेटा, नॉन मेटल ऑक्साइड। ठीक है, हो गया सबका। देखो मैं ऊपर आपको दिखा देती हूँ, ये पूछा भी था इसने केमिकल प्रॉपर्टीज में। देखो ये रहा, कौन कौन से पूछे थे, मेटल ऑक्सीजन क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड। नॉन मेटल ऑक्सीजन क्या बनाता है, नॉन मेटल ऑक्साइड। मेटल और वाटर क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन। और मेटल और एसिड क्या बनाता है, मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। यही तीनों चारों पूछे थे ना। ठीक है, चलिए देखते हैं हम आगे। चलिए बेटा, हमारा क्वेश्चन हो गया, ये पूरे हो गए। और जिन बच्चों ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा, तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें। और कमेंट करके आपको अगर कुछ पूछना है मुझसे तो आप पूछ सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, उस पर आपको हमारी ये PDF जो मैंने पढ़ाया है आपको, उसकी PDF मिल जाएगी। और जो पहली 2 क्लास पढ़ाई है मैंने, उनकी भी PDF आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे हमारी PDF भी आप तक पहुंच जाए। और हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगली क्लास तक के लिए आप सबको वेट करना पड़ेगा। एंड थैंक यू सो मच।